आज के व्याख्यान में हम महाकाव्य और उपन्यास विषय की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महाकाव्य और उपन्यास में क्या सहसंबंध है, इनका गुणधर्म क्या है और समय के निरंतर्य और प्रवाही रूप ने किस विधा को आज के समय के लिए अनुपयोगी घोषित कर दिया है और कौन सी विधा प्रयोगधर्मिता के धरातल पर अपना विकास कर रही है। संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने कविता के सैद्धांतिक पक्ष की गहन पड़ताल अनेक कोणों से की है। एक ही विषय को हर आचार्य ने कई बार नई दृष्टि से देखा तो अनेक बार पूर्ववर्ती आचार्यों के मत पर सहमति व्यक्त करते हुए उसे ही आगे बढ़ाया। रस, छंद, अलंकार, ध्वनि आदि के संदर्भ में यह स्थिति बनी रही। महाकाव्य जैसी विधा अत्यंत प्राचीन विधा है। इसका एक निश्चित रूप भी संस्कृत के विभिन्न आचार्यों द्वारा निर्धारित किया गया है। हालांकि यह भी सत्य है कि आधुनिक हिंदी कविता में भी कुरुक्षेत्र, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी आदि को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, परंतु इनके सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों में महाकाव्य की पूर्ववर्ती अवधारणा से अंतर दिखाई देता है। ऐसी काव्य कृति जिसमें एक निश्चित समय में जीता समाज अपने संघर्षों से एक उच्चतर मानवीय धरातल रच सके और अपने युग और आगामी युगों की प्रतिध्वनि बनने की संभावना रखता हो, वह कृति पूर्व और पश्चिम में महाकाव्य या एपिक कहलाई। रामचरितमानस, महाभारत, इलियड और ओडिसी आदि ऐसे ही महाकाव्य हैं। संस्कृत के विद्वानों और आधुनिक हिंदी के विद्वानों के महाकाव्य संबंधी मतों को देखें तो दोनों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। संस्कृत के अधिकांश आचार्य महाकाव्य के बाह्य कलेवर पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वहाँ आधुनिक हिंदी विद्वान जब इस पर विचार करते हैं तो महाकाव्य के अंतरंग पक्ष पर जोर देते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने महाकाव्य के विलक्षण नायक, विख्यात कथानक, शैलीगत औदात्य, प्रमुख और सहायक रसों, सर्गों, छंद, प्रयोजन आदि पर ध्यान केंद्रित किया, परंतु आधुनिक हिंदी विद्वानों के मतों में इनसे गुणात्मक अंतर है। जहाँ रामचंद्र शुक्ल पद्मावत और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों को आधार बनाकर वस्तु व्यापार वर्णन, भाव, इतिवृत्त और शैली की बात करते हैं, वहीं कामायनी को आधार बनाकर डॉक्टर नगेंद्र लॉन्जानिस की तर्ज पर उदात्त कथानक, उदात्त चरित्र, उदात्त शैली को महाकाव्य का आधार बनाते हैं। संस्कृत आचार्यों से उनके सिद्धांतों में भिन्नता इस रूप में है कि जहाँ संस्कृत आचार्य महाकाव्य का एक निश्चित स्वरूप निर्धारित करते हैं, वह पूरा प्रारूप आधुनिक हिंदी विद्वानों के यहाँ जस का तस नहीं आया, बल्कि अनेक स्थलों पर एक नई दृष्टि से विचार हुआ और पहले के सिद्धांतों की व्याख्या भी नए सिरे से हुई, जिससे उनमें परिवर्तन के आग्रह भी किए गए। फिर भी महाकाव्य पर जब बात होती है, अपने एक निश्चित स्वरूप को लेकर यह विधा आधुनिक नहीं मानी जाती। पराक्रमी राजाओं और उच्च कुल वंश से जुड़ी कथाओं में अनेक बार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन और अलौकिक शक्तियों का संयोग इसमें सम्मिलित रहा है। इसीलिए आधुनिकता के मानकों पर यह खरी नहीं उतरती। यथार्थ लोक, वैज्ञानिक चेतना और तार्किक घटनाक्रम की दृष्टि से महाकाव्य वर्तमान युग की विधा सिद्ध नहीं होती। यथार्थ की तुला पर तार्किकता के बिंदु से तौलने पर यह विधा दोनों ही धरातलों पर कमज़ोर जान पड़ती है। इस अंतर को अपनी किताब उपन्यास और लोक जीवन में रैल्फ फॉक्स ने इस प्रकार बताया है। उपन्यास का विषय है व्यक्ति। यह समाज के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध व्यक्ति के संघर्ष का महाकाव्य है, और यह केवल उसी समाज में विकसित हो सकता था जिसमें व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन नष्ट हो चुका हो, या जिसमें मानव का अपने सहयोगी साथियों अथवा प्रकृति से युद्ध ठना हो। पूंजीवादी समाज ऐसा ही समाज है। विश्व की दो महानतम कहानियाँ ओडिसी और रॉबिन्सन क्रूसो हैं, किंतु एक दूसरे से कितनी भिन्न हैं दोनों। ओडिसियस एक ऐसे समाज का प्राण जीव है जिसका कोई इतिहास नहीं, जिसमें पुराण और वास्तविकता घुल मिलकर एकाकार हो गए हैं। समुद्र में खदेड़ा गया ओडिसियस जानता है कि उसका भाग्य प्रकृति पर नियंत्रण रखने वाले देवताओं के हाथ में है। रॉबिन्सन ने अतीत को तिलांजलि दे दी और स्वयं अपना इतिहास बनाने में जुट गया। वह ऐसा मानव था जो प्रकृति को, अपने शत्रु को काबू करने में सन्नद्ध था। मैं उद्धरण बंद है इसमें। और इसके बाद आप यदि देखें तो महाकाव्य और उपन्यास विधा के उभयनिष्ठ पक्ष की बात अगर यदि हम करें तो दोनों के समय
दोनों के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष में भिन्नता होते हुए भी यदि हम महाकाव्य और उपन्यास में साम्यता देख पाते हैं तो वह है एक ऐसे कथानक की उपस्थिति जिसमें जीवन के विस्तृत कालखंड की अनेक कथाएं, उपकथाएं अपनी जटिल कार्य कारण श्रृंखला लिए चलती जाती हैं। विस्तार दोनों में है, पर महाकाव्य में उपन्यास जैसी यथार्थवादी कार्य कारण श्रृंखला नहीं बन पाती। कार्य कारण श्रृंखला होते हुए भी पारलौकिक शक्तियों की उपस्थिति के कारण वह मनुष्येतर जान पड़ती है। इसीलिए वहाँ सूरदास की पंक्ति बिनु पद चले सुने बिनु काना की प्रतीति अधिक रहती है। अब हम बात करते हैं उपन्यास और मध्यकालीन आख्यानों पर, क्योंकि दोनों का एक कहीं ना कहीं एक संबंध जुड़ता है। जहाँ तक आख्यान या कथा की बात है तो वह महाकाव्य हो या मध्यकालीन प्रेमाख्यानक काव्य, दोनों की आधारभूमि कथा है जिस पर उसकी पूरी संरचना निर्मित होती है। उपन्यास के आगमन से पूर्व यदि एक ओर महाकाव्य की संरचना को देखें और दूसरी ओर प्रेमाख्यानकों की परंपरा को, तो इसमें कथा के विस्तार में वर्णन कुशलता, वर्णन विस्तार की शैली रहती है। दरअसल प्रेमाख्यान महाकाव्य के रूप में कथा की नई अंतर्वस्तु लेकर आए थे। प्रबंधात्मकता दोनों की संरचना की बुनियाद है, जिसमें पूर्वापर संबंध योजना शामिल रहती है। यानी कथा अनेक कड़ियों में बंध कर चलती है और सभी कड़ियाँ इस रूप में एक दूसरे के साथ संबद्ध होती हैं कि एक कड़ी के अभाव में कथा का सिरा पाठक या सहृदय से विलग जाता है और कथा सूत्र छूट जाता है। इसी प्रकार प्रबंधात्मकता के साथ दोनों ही विधाएं अपना अपना विस्तार करती हुई आगे बढ़ती हैं। इनमें कथानक रूढ़ियों की भी एक परंपरा बनी रहती है। वह यह है कि कवियों द्वारा एक सी कथा रीति को अपनाने का चलन वहाँ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सूफी प्रेमाख्यानकों में नायिका से साक्षात्कार मिलन से पूर्व स्वप्न में नायक को उसको दिखना, मिलना या चित्रशाला में रखे चित्र को देखना या फिर सुग्गे तोते द्वारा उसके अतुलनीय रूप का वर्णन किया जाना या विभिन्न संयोगों की योजना, ऐसे ही कथानक रूढ़ियाँ हैं जिनका अनेक सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों जैसे चंदायन, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, मधुबालती आदि में प्रयोग किया गया है। कथानक रूढ़ी के विषय में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने ठीक ही लिखा है कि संभावनाओं पर बल देने के चलते इन कथानक रूढ़ियों का जन्म होता है। दूसरे रोमांच और चमत्कार योजना के कारण असंभव और अलौकिक तत्वों की योजना भी इनमें शामिल रहती है। इस रूप में प्रेमाख्यान महाकाव्य से गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं रहे। इसीलिए जब इनकी सीमाएं सामने आईं तो वे महाकाव्य की सीमाएं भी रहीं, जिन्होंने आधुनिक युग के उपन्यासों को यथार्थ से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। इस संदर्भ में अपने लेख प्रबंध काव्य, रोमांस और उपन्यास में देवराज उपाध्याय लिखते हैं, मैं उद्धृत कर रहा हूँ उन्हें, जब रोमांस की प्रगति हुई, कथावस्तु की जटिलता बढ़ने लगी, उनके व्यापकत्व और विस्तार को संभालने के लिए बहुसंख्यक पात्रों का समावेश होने लगा, तो जिनकी सहायता लेकर कथा ललकारती हुई आगे बढ़ रही थी, उन तत्वों की शक्ति की सीमा भी दिख पड़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा कि कहीं से कुछ सहायता मिले बिना लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा हो रही है। यह देखा गया कि कवि अपनी कविताओं में वीरों के अस्त्रों, शस्त्रों, उनकी अलंकृत साज सज्जा, रणक्षेत्र, प्रयाण, युद्ध, शमशान यात्रा इत्यादि की विस्तृत विवृत्ति के द्वारा पाठकों के इंद्रिय कल्पनात्मक भावों को अपूर्व तृप्ति प्रदान करने में समर्थ होता है। इस वर्णनात्मकता ने पहला काम यह किया कि कथा की गति को मंद कर दिया। कथा जो तीर की तरह आगे बढ़ती थी उसमें ठहराव आ गया। इसलिए आप देखेंगे कि रोमांस के पात्र तथा उनकी कथा के विषय बहुत सीमित हैं। नायक व्यक्ति नहीं पर एक उच्च कुल समुद्भूत नायक है। उसका व्यवहार, सदाचार, आचरण इत्यादि एक ढांचे में ढला हुआ है। यदि राजा है, धर्मात्मा है, अपने भड़कीले वस्त्रों से सुसज्जित नाइट है, यदि नायिका हुई तो सुंदरता की देवी होगी, अर्थात पात्र टाइप होंगे और व्यक्ति नहीं। इस प्रकार देवराज उपाध्याय मानते हैं कि जो उपन्यास है और रोमांस है उसमें कुछ समानताएं और भिन्नताएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार महाकाव्य
रोमांस जैसी प्राचीन विधा की पूरी संरचना आधुनिक उपन्यास से पूर्णतः भिन्न दिखाई देती है। उपन्यास के केंद्र में व्यक्ति है, कोई अतिमानव नहीं। इसलिए प्रेमचंद ने जोर देकर कहा था कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र है। महाकाव्य और उसके अनुषंग प्रेमाख्यान की कथा में असंभव की योजना करके पाठक को चमत्कृत किया जाता है। वह उपन्यास की संरचना से एकदम पृथक है। इसे देवराज उपाध्याय ने इसी रूप में स्पष्ट भी किया है। वे कहते हैं, साहित्यिक क्षेत्र में रोमांस के नाम से अभिहित की जाने वाली रचनाओं और जीवन की वास्तविकता में क्या संबंध था। कथात्मक साहित्य में वर्णित जीवन और प्रकृति के क्षेत्र में ईश्वर निर्मित जीवन में 4 प्रकार के संबंध हो सकते हैं और उनके आधार पर कथाओं का वर्गीकरण हो सकता है। पहला, असंभव, दुर्लभ, संभव और सुलभ। आधुनिक उपन्यास उत्पन्न हुआ है रोमांस से ही, पर अपनी पृथक सत्ता की घोषणा के लिए यही कहता है कि जहां रोमांसकार प्रथम 2 प्रकार के संबंधों को उपजीव्य तथा आधार के रूप में ग्रहण करते थे, वहां हमने उन्हें सर्वथा असंगत समझकर त्याग दिया। हमारा संबंध जीवन और साहित्य के तृतीय और चतुर्थ प्रकार से ही रहा है। इस प्रकार महाकाव्य में प्रयुक्त कथाएं और चरित्र दोनों ही असंभव और दुर्लभ का संसार रचते हैं। कहीं पौराणिक मिथकीय चेतना से वह आकार लेते हैं, तो कहीं असंभव कल्पना से उनका श्रोता पाठक वर्ग भी आस्था भाव से उन कथाओं को ग्रहण करता है। लेकिन आधुनिक युग में महाकाव्य की आख्यान परकता और प्रबंधात्मकता के गुणों से प्रभावित उपन्यास उससे इस रूप में भिन्न है कि अपने युग परिवेश से जूझता हुआ वह पाठक की चेतना को सुप्त नहीं करता, उसे जागृत करता है। उसका पाठक वर्ग आस्था भाव से कथा को ग्रहण नहीं करता, बल्कि विवेक और तर्क के औजारों से उसका मूल्यांकन करता है। आधुनिक युग के अनेक उपन्यासों को हम कल्पनात्मक रूप से पुनर्सृजित कथात्मक इतिहास भी कह सकते हैं, जिसमें उपन्यासकार की युगीन चेतना और दृष्टि से पाठक साक्षात्कार करता चलता है। न केवल औपनिवेशिक युग में लिखा गया कर्मभूमि, गोदान, बल्कि उत्तर औपनिवेशिक समय में लिखा गया झूठा सच, मैला आंचल, तमस, महाभोज से लेकर कितने पाकिस्तान तक के कई उपन्यास इसमें शामिल किए जा सकते हैं। प्रसिद्ध निबंधकार फ्रांसिस बेकन ने भी इसी आधार पर उपन्यास को कल्पित इतिहास की संज्ञा दी है। उपन्यासकार कथात्मक अनविति में जीवन को जस का तस वर्णित नहीं कर देता, बल्कि अपने समय के मूल प्रश्नों और उसके अंतर्विरोधों को पहचान कर उन्हें भी सामने लाता है। इसीलिए वरिष्ठ आलोचक नित्यानंद तिवारी ने उपन्यास के कथानक को केवल शिल्प और एक खास तरह की तकनीकी दक्षता का हिस्सा नहीं माना है। वे इसे सामाजिक अंतर्विरोधों के स्तर पर समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, कथानक मात्र शिल्पगत और तकनीकी मामला नहीं है जिसे कौशल और कारीगरी से निर्मित किया जाता हो। वह वस्तुगत सामाजिक वास्तविकता के अंतर्विरोध का द्वंद्वात्मक विधान प्रतिबिंबित करता है। इसलिए कथानक उपन्यासकारों की निर्मित नहीं, बल्कि जीवन और समाज में विद्यमान आधारभूत द्वंद्वात्मक व्यवहार से अर्जित किया जाता है। उसकी सत्ता रचनाकारों की मर्जी पर नहीं, बल्कि वस्तुगत होती है। मैं उद्धरण बंद कर रहा हूँ, और इसके बाद अगर आप देखें तो हम कुछ मूल अंतरों को अगर देखना चाहें महाकाव्य और उपन्यास में, तो उनको इस प्रकार समझा जा सकता है। समय की दृष्टि से महाकाव्य प्राचीन विधा है, परंतु उपन्यास आधुनिक विधा है। महाकाव्य सामंतवादी व्यवस्था से जुड़ी विधा है, जबकि उपन्यास पूंजीवादी व्यवस्था के आगमन के साथ आई हुई विधा है। रूप की दृष्टि से देखें तो महाकाव्य पद्य रूप है और उपन्यास गद्य रूप। तीसरा अंतर यदि देखें तो महाकाव्य पारलौकिक संसार की कथाओं को भी कथानक में शामिल करता है और उपन्यास आमतौर पर यथार्थ पर आधारित रहता है। चौथे अगर बिंदु पर हम अंतर को देखें तो महाकाव्य मुद्रण तकनीक के अभाव में श्रुति परंपरा का हिस्सा रहा, जबकि उपन्यास मुद्रण की सुविधा के कारण लिखित माध्यम में पठनीयता के गुण को लेकर विकसित हुआ। पांचवां अगर अंतर देखें तो महाकाव्य जहां असंभव और दुर्लभ के गुणों की खोज में अपना कथानक गढ़ता है, वहां उपन्यास संभव और सुलभ के गुणधर्मों को लेकर बढ़ता है।
इसीलिए एक में अतिमानवीय गुणों का चमत्कृत कर देने वाला संसार दिखाई देता है, तो दूसरे में अपने संसार से संघर्ष करता हुआ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दिखाई देता है। अब हम चर्चा करेंगे उपन्यास के उदय के कारणों पर। तो हम जानते हैं कि उपन्यास का उदय एक नए पाठक वर्ग के कारण हुआ। वैश्विक स्तर पर सामंतवादी व्यवस्था का ह्रासोन्मुख होना उपन्यास जैसी महत्वपूर्ण विधा के धरातल को तैयार करने का प्रमुख घटक रहा है। सामंतवादी व्यवस्था के धीरे धीरे शिथिलताग्रस्त होने और एक नई व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद का जन्म दरअसल उत्पादन व्यवस्था में कृषि के स्थान पर औद्योगिक प्रणाली आने पर हुआ। मुद्रण तकनीक आने से साहित्य के पठन पाठन की अब तक चली आ रही परंपरा में भी बुनियादी अंतर आया। मुद्रण से पूर्व की स्थितियां जहां श्रुति परंपरा या मौखिक रूप में रहीं, वहीं लिखित माध्यम ने उसे परिवर्तित कर दिया। मुद्रण की प्रणाली की तकनीक और शिक्षित मध्य वर्ग की पठन पाठन की भूख ने उपन्यास जैसी विधा की जमीन तैयार की। इस मध्य वर्ग की अभिरुचियां भिन्न थी। मुक्तिबोध ने ठीक ही लिखा है कि अभिरुचियां वर्गीय हुआ करती हैं। यह नया मध्य वर्ग राजा रानी और उनके अलौकिक संसार की कथाओं से ऊब चला था। हिंदी के शुरुआती पाठकों ने लाला देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। उस दौर के पाठकों में इनके उपन्यासों को लेकर एक विशिष्ट लगाव और प्रगाढ़ आकर्षण रहा। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि उपन्यास जासूसी और अय्यारी की कथाओं पर आधारित रहे, जिसने पाठक के रहस्य लोक जिज्ञासाओं को उद्वेलित किया। कथा आलोचक मधुरेश इन उपन्यासों की सीमाओं को बताते हैं और वैशिष्ट्य को भी। वे कहते हैं, चंद्रकांता हिंदी के नवस्फुटित यथार्थवादी रुझान के प्रति उदासीन रहकर उपन्यास की नवीन धारा का प्रवर्तन करता है। उसका वैचारिक आधार बहुत क्षीण है। मध्यकालीन पद्य कथाओं के ढंग पर ही उसमें प्रेम संबंधों के विकास को अंकित किया गया है। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति का महत्व एक ओर यदि उनकी असाधारण कल्पना शक्ति में निहित है, तो दूसरी ओर रहस्य को सुरक्षित करने वाली कथा संगठन में भी। यानी उपन्यास की कथावस्तु से भिन्न गद्य रूप होते हुए भी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास यथार्थवादी रुझान से उदासीन थे। वैचारिक धरातल से क्षीण और आधुनिकता से हीन कथाओं को ही उन्होंने आधार बनाया और अपने उपन्यास लिखे। नए रूप में पुरानी सामग्री की तरह उनके उपन्यास यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इनका पाठक वर्ग बहुत बड़ा था और इन उपन्यासों ने एक नए रूप का आग्रही भी बना दिया। इन उपन्यासों का मूल उद्देश्य पाठकीय जिज्ञासा को बढ़ाकर उसे आनंदित करना था। इस आनंद का कोई सिरा सामाजिकता से कभी कभी जुड़ भी जाता था, कभी नहीं भी जुड़ता था। नवजागरण के समय में जिस प्रकार की आंदोलन धर्मिता और ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता थी, उसका भी इन उपन्यासों में सिरे से अभाव था। परंतु बदला हुआ समय न केवल समाज को परिवर्तित करता है, बल्कि साहित्य में वह परिवर्तन दर्ज होकर एक नई दृष्टि समाज को देता है। यही कारण है कि औपनिवेशिक काल में आए देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों और प्रेमचंद के उपन्यासों में गुणात्मक अंतर दृष्टिगोचर होता है। ये जरूर है कि निश्चित कथा शैली के अभ्यस्त पाठकों के लिए नए लेखक के प्रति औत्सुक के भाव पैदा हो जाना सरल नहीं होता। मनोरंजनार्थ से सामाजिक सोद्देश्यता और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की राह पर उस अभ्यस्त पाठक को लाना एक कठिन दायित्व था, जिसे प्रेमचंद ने बखूबी निभाया। आलोचक रामविलास शर्मा ने अपनी किताब प्रेमचंद और उनका युग में स्पष्ट लिखा है, प्रेमचंद ने चंद्रकांता के पाठकों को अपनी तरफ ही खींचा ही नहीं, चंद्रकांता में अरुचि भी पैदा की। जनरुचि के लिए उन्होंने नए मापदंड व्यक्त किए और साहित्य के नए पाठक और पाठिकाएं भी पैदा की। यह उनकी ज़बरदस्त सफलता थी। तो प्रेमचंद ने बदलते हुए समय में बदले साहित्यिक मूल्यों, जीवन दृष्टि और सौंदर्य शास्त्र के नए मानकों पर बल दिया, जिससे न केवल साहित्य की दुनिया में परिवर्तन आया, बल्कि उपन्यास की दुनिया भी बहुत कुछ बदल गई। यह कहना उचित होगा कि उपन्यास न केवल महाकाव्य से पृथक हुआ, बल्कि आधुनिक युग में उपन्यास की दो मूल वृत्तियों में अंतर का विवेक भी उद्घाटित हुआ।
साहित्य और उसमें भी कथा की यथार्थवादी प्रगतिशील परंपरा के सूत्रधार प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य में लिखा था कि हमने जिस युग को अभी पार किया है उससे जीवन से कोई मतलब ना था। हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलिस्म बांधा करते। कहीं फिसानाए अजायब की दास्तान थी, कहीं बोस्ताने ख्याल की और कहीं चंद्रकांता संतति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत प्रेम रस की तृप्ति, साहित्य का जीवन से कोई लगाव है, यह कल्पनातीत था। तो प्रेमचंद बहुत साफ अपनी बात कहते हैं। उपन्यास को यथार्थ से जोड़कर प्रेमचंद ने वास्तव में कथा को नया फलक प्रदान किया। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। यह वर्ग नवजागरण की भूमि पर खड़ा, परिवर्तन की संघर्षेच्छा से संचालित और युग यथार्थ से प्रेरित था। कथा आलोचक मधुरेश ने अपनी पुस्तक हिंदी उपन्यास का विकास में लिखा है, हिंदी उपन्यास के संदर्भ में उसके उद्भव की दृष्टि से यह सवाल उठाया जाता रहा है कि भारतीय नवजागरण के दौर में विकसित अन्य दूसरी चीज़ों की तरह उपन्यास भी पश्चिम से आया है या उसके उद्भव में भारतीय आख्यान परंपरा की भी कोई भूमिका रही। उपन्यास के लिए जिस संक्रांतिकालीन समाज की अनिवार्यता की ओर संकेत किया जाता रहा है, जिसमें व्यक्ति और समाज के द्वंद्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, नवजागरणकालीन समाज उस संक्रांति की देहरी पर खड़ा था। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद मध्य वर्ग के समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जुड़ा साहित्य रूप रहा है। इसी वर्ग के पढ़े लिखे लोग नव विकसित गद्य रूप के पाठक रहे और उन्हीं में से कुछ अपने या अपने आसपास के जीवन को अंकित करने की लालसा से उत्प्रेरित होकर रचनात्मक हस्तक्षेप की दिशा में अग्रसर हुए। इन सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद उपन्यास भारत में ब्रिटिश संपर्क का सीधा परिणाम था। तो मधुरेश ये मानते थे कि उपन्यास का उदय ब्रिटिश संपर्क में आने के कारण हुआ, क्योंकि उस समय एक नया मध्यवर्गीय पाठक बन रहा था जो उपन्यास में अपने आसपास के जीवन को देखना चाहता था। कथा आलोचक नामवर सिंह इससे कुछ आगे की बात कहते हैं कि मध्यवर्ग का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ, जिसके उदय के साथ ही एक नया दृष्टिकोण भी पनपा। वे लिखते हैं, गद्य में लिखे जाने वाले कथानक प्रबंध का उदय मध्यवर्ग के साथ जुड़ा है, जिसे नॉवल कहा गया। हिंदी की उपन्यास अंतर्धारा नामक लेख में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि दुनिया भर के अनेक देशों में जब औद्योगिकरण हुआ और उसके साथ पूंजीवाद आया और उसके साथ ही मध्यवर्ग पनपा, तो उन्होंने भी देर सवेर यूरोप के इस नए कथा रूप को अपना लिया। अब एक जो महत्वपूर्ण अंतर आया उपन्यास के आने से, वह था बदले हुए नायक की अवधारणा। उपन्यास की कथा जब अपने परिवेश से जुड़ी, समस्याओं से संपृक्त हुई और युग के विचारों से जूझने के क्रम में उसने कथानक को परिवर्तित करके समृद्ध किया, तो उसमें एक नया गुणात्मक परिवर्तन भी स्पष्टतः दिखाई दिया। वह परिवर्तन था कथा में चरित्र की बदली हुई अवधारणा। महाकाव्य की अवधारणा को बताने वाले संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने महाकाव्य का नायक उसे सिद्ध किया जो उच्च कुल से उत्पन्न हो। यह उच्चता एक ओर जातिगत आधार से संबद्ध रही तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि से। इस तरह यहाँ नायक नायिका की अभिजनवादी अवधारणा ही प्रमुख रही। परंतु आधुनिक युग में जब परीक्षा गुरु जैसा उपन्यास सामने आया तो उसका नायक रईस साहूकार मदन मोहन ना होकर गरीब माँ बाप का पुत्र लाला ब्रज किशोर है, जो मदन मोहन की भांति आवश्यकता से अधिक क्रय करके खुद को कर्जदार और दिवालिया पहुंचने की स्थिति में नहीं पहुंचाता, बल्कि उपन्यासकार के अनुसार उसके व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य है प्रामाणिक, सावधान, विद्वान, सरल स्वभाव का होना। यह न्याय की डोर थामे आदर्शवादी पात्र भी है, पेशे से वकील है, परंतु झूठ और पक्षपात से दूर। आगे चलकर जब प्रेमचंद कथा धारा में प्रमुखता से आते हैं तो उनके एकाधिक उपन्यासों के पात्र जीवन की विडंबनात्मक परिस्थितियों से जूझते, अभावग्रस्त जीवन से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। थियोरी ऑफ नॉवल शीर्षक से अपनी किताब में जॉर्ज लुकाच ने हीरो की एक नई श्रेणी के बारे में बताया है। यह श्रेणी थी प्रॉब्लमेटिक हीरो की, यानी समस्याओं से जूझते हुए एक नायक की अवधारणा। अपने लेख भारतीय उपन्यास की अंतर्धारा में कथा आलोचक नामवर सिंह ने लुकाच की इस अवधारणा के संदर्भ में
हीरो और नायक के बीच में बुनियादी अंतर स्थापित किया है। वे मानते हैं कि नायक हीरो का पर्याय नहीं। कारण बताते हुए लिखते हैं, नायक नायिका की आंचल से इतना बंधा हुआ है, आप उसे लाख मुक्त करने की कोशिश करें लेकिन वह हीरो नहीं हो सकता। नायक से ज़्यादा हीरो के करीब आने वाला शब्द है पुरुष। समस्याग्रस्त नायक ऐसा पुरुष है जिसकी अपने समाज से अनबन है, जिसको पूरा एहसास हो कि उसके आसपास का पूरा समाज भ्रष्ट है, मूल्यहीन है। ऐसे भ्रष्ट और मूल्यहीन समाज में वे अपने अकेलेपन के गहरे एहसास के साथ वांछित मूल्यों और आदर्शों के लिए छटपटाता रहता है। तो नामवर सिंह जी ने एक कसौटी तय कर दी कि जिस कृति में ऐसा समस्याग्रस्त नायक मिले वह उपन्यास है, ना मिले तो उपन्यास नहीं। इस तरह देखा जाए तो समस्याग्रस्त हीरो ने परंपरागत नायक की मान्यता को न सिर्फ बदला बल्कि कथा और आख्यान की पूरी संरचना को ही बदल दिया। रंगभूमि का सूरदास, गोदान का होरी, धनिया, सेवाश्रम के किसान आदि ऐसे ही समस्याग्रस्त हीरो हैं। अपनी त्रासद परिस्थितियों में ये चरित्र उच्च वर्गीय सामाजिक संरचना से नितांत भिन्न चरित्र रहे। व्यभिचारवादी लोगों के अनाचार से त्रस्त और अन्याय के विपरीत न्याय की इच्छा लेकर चलने वाले पात्र हैं। गोदान के नायक होरी की स्थितियों और निराशाओं के अनंत चक्र से महाकाव्य के नायकों की तुलना करें तो वंश दर वंश चली आ रही संपन्नता, वैभव और विपन्नता के बीच गहरी खाई दिखाई देती है। होरी की स्थिति को उपन्यासकार ने इन शब्दों में बताया है, हारे हुए महीब की भांति उसने अपने को इस 3 बीघे के किले में बंद कर दिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से ना जाने दिया, मगर अब वह किला हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखे राम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। ज़मीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी कर में कटेंगे। महाकाव्य के नायक के गुणों को बताने वाले संस्कृत काव्य शास्त्रियों से भिन्न स्वर हमें यथार्थ आधारित उपन्यासों में मिलता है, जहाँ होरी जैसा विपन्न और समस्याओं से जूझता हुआ पात्र भी हीरो के रूप में उभरता है। महाकाव्य और उपन्यास में नायक की बदली हुई अवधारणा को यदि देखें तो रंगभूमि का सूरदास, गोदान का होरी, मेला आंचल का बावनदास तो नागार्जुन का बलचन्मा कभी भी महाकाव्य के नायक नहीं बन सकते थे। महाकाव्य ने कथा के सौंदर्य बोध को जिस निश्चित सरणी में ढाल दिया था, वह सरणी भी नए युग में के परिवर्तनों के साथ बदली। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य निबंध में सौंदर्य के बदले मानकों के विषय में लिखा है कि अब सौंदर्य महलों में ही नहीं, झोंपड़ी में भी हो सकता है। राजा रानी के वैभव में पले चरित्रों के स्थान पर आम जीवन के चरित्रों को साहित्य का लक्ष्य माना जाने लगा। वीर चरित्रों की महान कथाओं पर आधारित महाकाव्य अब काल कवलित हो चले। देवत्व के स्थान पर मनुष्य की महानताओं, उसकी क्षुद्रताओं की कहानियाँ और जीवन संघर्ष भी उपन्यास का केंद्र बनने लगे। इस तरह नायक की परंपरागत अवधारणा बदल गई। इसी तरह से अगर दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वह था आधुनिकता का उदय, जो उपन्यास के उदय में भी सहायक हुआ। आधुनिक समय की उपज है उपन्यास, एक ऐसे समय में जिसमें पूरी दुनिया भर में नए औजारों जैसे विज्ञान, यथार्थवाद और तार्किकता से मध्यकालीन विचारों को चुनौती दी जा रही थी। मध्यकालीन समाज की सोच के केंद्र में धर्म और ईश्वर था, जिसके आधार पर सामाजिक साहित्यिक मूल्य निर्धारित होते थे। समाज में नैतिकता का आधार भी धार्मिक था, जिसके कारण मनुष्य की निजी प्रतिभा और व्यक्तित्व की उपेक्षा की जाती थी। औद्योगिकरण के आने के साथ आए पूंजीवाद ने पुराने समाज के नियमों, प्रतिमानों और सिद्धांतों को चुनौती दी। अब नए समाज के केंद्र में विज्ञान और मनुष्य आ गए। ये बात साफ है कि नया समाज प्राचीन मध्यकालीन जीवन दृष्टि, जीवन मूल्यों और जीवन शैली पर आधारित नहीं हो सकता था। इसलिए जब समाज में नए बड़े परिवर्तन आए तो इन परिवर्तनों को वाणी देने के लिए नई भाषा अभिव्यक्तियों व नई साहित्यिक विधाओं का उदय हुआ। वास्तव में उपन्यास इसी आधुनिक समाज को विस्तार में अभिव्यक्त करने वाली विधा बना। और यदि हम अब इस पूरे चर्चा के बाद निष्कर्ष पर पहुँचें तो हम कह सकते हैं कि उपन्यास आधुनिक जीवन का महाकाव्य है। अपनी किताब उपन्यास और लोक जीवन में रैल्फ फॉक्स ने लिखा है कि उपन्यास और महाकाव्य के बीच अक्सर तुलना की जाती है।
उपन्यास हमारे आधुनिक बुर्जुआ समाज का महाकाव्य है। आधुनिकता के बीज किस तरह से साहित्य की धरती को नई तरह से सींच रहे थे, रैल्फ वॉक्स का कथन उसे व्यक्त करता। यही नहीं, स्टील ने भी लिखा है कि हमारी भावशीलता केवल रोमांस द्वारा ही परितृप्त नहीं हो सकती, अब नॉवेल उसका प्रतिरूप बनेगा। बदले हुए समय ने भव्यता के एक वृहद चमत्कारी आख्यान के स्थानापन्न और बेहतर विकल्प के रूप में उपन्यास की अवधारणा को जन्म दिया, जिसमें न सिर्फ भव्यता पुनर्परिभाषित हुई बल्कि प्रश्नांकित भी हुई, जिसमें उपन्यास को विस्तृत कथानक और चरित्र के आधार पर आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया, तो उसकी समूची संरचना में बदलाव आ गया। कथा, समस्या, चरित्र, शैली, उद्देश्य सभी स्तरों पर यह परिवर्तन देखा गया। वैश्विक स्तर पर आधुनिक युग के अनेक उपन्यासों को महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी जाती रही है। उदाहरण के तौर पर डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो, लेव टॉल्स्टॉय का अन्ना कैरेनिना, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का युद्ध और शांति, लॉरेंस का सन्स एंड लवर्स, जेम्स जॉयस का अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट, मैक्सिम गोर्की का माँ, हार्वर्ड फास्ट का स्पार्टकस, मार्केज का एकांत के 100 वर्ष आदि। उपन्यास को आधुनिक जीवन के महाकाव्य की संज्ञा देने के पीछे प्रमुख कारण यही रहा कि उपन्यास अपने व्यापक सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सरोकारों से जीवन समाज की एक विस्तृत कथा के रूप के साथ युग के निरंतर परिवर्तन को रचकर न सिर्फ वर्तमान को सामने ला सके बल्कि भविष्य के लिए भी पाठक को दृष्टि संपन्न कर सके। हम जिस उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहते हैं, उसका कथा आलोचक नामवर सिंह ने 19वीं सदी के समय को सामने रखते हुए बताया था। उनके अनुसार एक ओर जहां हिंदी भाषा के माध्यम से उपन्यासों ने राष्ट्र निर्माण की भूमिका में अपना योगदान दिया, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय कल्पना ने उपन्यासों की भूमि को निरंतर समृद्ध किया। यानी दोनों के बीच अनिवार्य रूप से एक द्वंद्वात्मक रिश्ता बना रहा। इसी वजह से 19वीं शताब्दी के भारतीय उपन्यासों के केंद्र में राजनीति प्रमुख घटक रही। प्रेमचंद ने साहित्य को राजनीति और देशभक्ति के आगे चलने वाली मशाल कहा। आलोचक नामवर सिंह अपने लेख अंग्रेजी ढंग का नावल और भारतीय उपन्यास में लिखते हैं, कथानक चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे सामाजिक अथवा नितांत निजी प्रेम कहानी, अंततः उससे कोई ना कोई राजनीतिक अर्थ ध्वनित होता है। संभवतः इसी बात को लक्षित करते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध मार्क्सवादी समालोचक फ्रेडरिक जेम्सन ने भारत सहित तीसरी दुनिया के सभी देशों के उपन्यासों को नेशनल एलिगरी या राष्ट्रीय रूपक कहा था। निष्कर्षतः महाकाव्य या एपिक, जिसे महावृत्त या महाख्यान की संज्ञा भी दी जाती है, अपनी संरचना में वृहद आकार के अतिरिक्त अंतर्वस्तु और रूप के आधार पर उपन्यास से पर्याप्त भिन्न है। आधुनिकता के नए दबाव, औद्योगिकरण और मध्य वर्ग के उदय के साथ उपन्यास के उदय ने निरंतर अपने समय के इतिहास को कल्पना से संवार कर समृद्ध किया है। एक सुउद्देश्यता के साथ उसने महाकाव्य के अलौकिक अवास्तविक संसार को लोक की भूमि पर उतार कर यथार्थ की ओर उन्मुख किया। समाज में मूल्यों के लिए संघर्षरत औसत और औसत से कमतर मनुष्य उपन्यास के केंद्र में आए, जिन्होंने महाकाव्य के उच्च कुल, क्षत्रिय और धनाढ्य नायक को हाशिए पर ढकेल दिया। साहित्य के सौंदर्य शास्त्रीय मानकों को बदलने से न केवल आख्यान की बंधी बंधाई परंपरा खंडित हुई, बल्कि उसमें नवीन सामयिक दृष्टि भी समाहित हो चली। आख्यान की रचना प्रक्रिया समूची बदल गई। उपन्यास का स्वरूप भी समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता चला है। अपने युग की चेतना को यथार्थवादी दृष्टि से देखते परखते हुए हिंदी उपन्यास ने एक लंबी यात्रा तय की है।